18वीं शताब्दी में मुगल के 18वीं शताब्दी में 1707 में, यानी कि 18वीं शताब्दी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज्य, मुगलों से स्वतंत्र कुछ ऐसे राज्य थे जो मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र करवा लिए थे 18वीं शताब्दी में। जैसे कि 1700 ईस्वी में, 1700 के बाद यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ही कुछ ऐसे राज्य हुए जो कि अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र करवा लिए। कुछ ऐसे राज्य हुए जो मुगलों से स्वतंत्र करवा लिए 18वीं शताब्दी में। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह फर्स्ट होता है और अपने आप को स्वतंत्र करवाने सबसे पहला हाथ आता है हमारा बंगाल का, अवध का, हैदराबाद का। बंगाल का, अवध का, हैदराबाद का। आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाई लाइन। 1707 ईस्वी में, 1707 में बंगाल मुगल बादशाह औरंगजेब की क्या होती है, निधन हो जाती है। निधन होने के बाद बंगाल, अवध और ये वाला हैदराबाद, बंगाल, अवध और हैदराबाद क्या हुआ कि वो क्षेत्रीय राज्य उदय हुए, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और अब क्षेत्रीय राज्य के रूप में स्वतंत्र हो गए। और राज्य पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। अब देखिए, अब कौन कौन सा था, हमारा बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था। तो अब बंगाल के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल, अब हम लोग पढ़ते हैं बंगाल। अब बंगाल यानी कि मुगलों द्वारा स्वतंत्र बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। अब मुगल बादशाह औरंगजेब 1700 ईस्वी में बंगाल का क्या हुआ, तो 1700 में, यानी कि मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। बाद में वर्षों में क्या हुआ कि औरंगजेब का निधन हो गया, यानी कि 1707 में निधन हो गया किसका, औरंगजेब का। उसके बाद होने के बाद मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापित कर ली। यानी कि 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने जब क्या किया था, बंगाल का बादशाह मतलब बनाया था उसको, बंगाल का गवर्नर बनाया था। लेकिन वह 1707 में मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नमक बसाया था। यानी 1707 और 1722 तीन डेट आया। 1700 में क्या हुआ कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खां को मुगल बादशाह औरंगजेब ने नियुक्त किया था बंगाल का गवर्नर। उसके बाद 1707 में क्या हुआ था कि मुर्शिद में क्या हुआ, किसका मृत्यु हो गया, तो औरंगजेब का मृत्यु होने के पश्चात ही सबसे पहले क्या हुआ कि बंगाल को क्या किया गया, बंगाल को बना दिया गया, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1722 ईस्वी में क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नगर बसाया। कौन सा नगर, तब मुर्शिद कुली खां ने अपने नाम पर ही क्या बनाया, एक नगर का स्थापना की, उसका नाम था मुर्शिदाबाद। उसका कौन सा ईस्वी, 1722। अब उसे अपनी राजधानी बनाया। और बंगाल जब मुगलों के अधीन था, उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी। यानी कि सबसे पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। कब, जब मुगलों के समय में बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद ले गई थी। यानी कि सबसे पहले ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का श्रेय किसको जाता है, तो मुर्शिद कुली खां को जाता है। बंगाल जब मुगलों के अधीन थी तो उसका राजधानी ढाका हुआ करता था। लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र कौन करा, मुर्शिद कुली खां। कौन किया होगा, मुर्शिद कुली खां कहाँ से कहाँ था, ढाका से मुर्शिदाबाद। क्यों मुर्शिदाबाद ले गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद नगर बसाया। कौन बसाया, तो मुर्शिद कुली खां ने बसाया। तो मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नगर बसा के उसी को अपना राजधानी बना लिया। पहले था ढाका, अब क्या हो गया, मुर्शिदाबाद नगर हो गया। चलिए, मुगल बादशाह फारूक सियार ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। अब देखिए, मुगल बादशाह फारूक सियार ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। तो पहले तो बंगाल को तो अपने आप को स्वतंत्र राज्य बना लिया और उसने 1722 में मुर्शिदाबाद नगर बसाया। और मुर्शिदाबाद नगर बसा के उसी ने मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद नगर बसाया और मुर्शिदाबाद को ही अपना राजधानी बना लिया। यानी कि ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद नगर कौन ले गया, मुर्शिदाबाद नगर, तो मुर्शिद कुली खां ले गया। अब देखिए, तब मुगल बादशाह फारूक सियार ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को ही दे दिया। अब मुर्शिद कुली खां के मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया। अब मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण क्या होता है, यानी कि किसान लेते थे तो तकाबी ऋण किया और कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा की
शुरुआत की। यानी कि इज़्ज़तदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। कब किया था? तो जब मुर्शिद कुली खान ने तकाबी ऋण किसानों को प्रारंभ में दिया। यानी कि सबसे पहले प्रारंभ में तकाबी ऋण दिया, किसानों को देना प्रारंभ किया और कर की वसूली करने के लिए इज़्ज़तदारी प्रथा की शुरुआत मुर्शिद कुली खान ने किया था। अब मुर्शिद कुली खान ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, ज़ाहिर सी बात है बंगाल को स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया, तो उसके खिलाफ सीताराम राय उसके खिलाफ, यानी कि किसे? मुर्शिद कुली खां के खिलाफ कोई ना कोई अच्छा काम करे तो भाई स्वतंत्र किया है एकदम पूरी तरह से, उसको मुगलों से छुड़वा लिया है, तो जाहिर बात कोई ना कोई तो उसका विरोधी हो गए। तो उसी उसका विरोधी तक खिलाफ कौन था? सबसे पहले सीताराम राय, फिर सुजात खां, फिर निजात खां और सीताराम राय, सुजात खां, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में, यानी कि ये सारे लोग क्या थे? खिलाफ थे। नेतृत्व में विद्रोह हुए, लेकिन जिसे मुर्शिद कुली खान ने आसानी से दबा दिया। मुर्शिद कुली खान ने आसानी से सबको दबा दिया और शासन प्रशासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हुआ। यानी कि मुर्शिद कुली खां के बारे में 4 ऐसा डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1700 ईस्वी, 1707 ईस्वी, 1722 ईस्वी और 1727 ईस्वी। 1700 में सबसे पहले क्या? मुर्शिद कुली खां को मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल का सब कर्मधाता सब कुछ नियुक्त कर दिया। गवर्नर कहिए, गवर्नर जनरल का जो मन करना है वो करिए, लेकिन तो वहाँ का राजा को नियुक्त घोषित कर दिया, वहाँ का गवर्नर ने उसको घोषित कर दिया। बंगाल का कौन किया? औरंगजेब ने किया। कब किया? 1700 में किया। किसे किया? मुर्शिद कुली खां को किया। अब देखिए बंगाल का तो वहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते गए अचानक से क्या हुआ कि यहाँ 1707 ईस्वी में क्या हुआ कि सब मुर्शिद कुली ये क्या नाम है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो सब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? यही एक अपॉर्चुनिटी है सबसे पहला कि इसको क्या किया जाए कि इसको हटा दिया जाए, यानी कि अपने बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया जाए। तो उसने सबसे पहले मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु होते 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उधर बंगाल में क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मतलब स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। तो कब घोषित? 1707 में घोषित कर दिया। उसके बाद 1722 ईस्वी में क्या किया कि उन्होंने मुर्शिदाबाद नगर बसाया और मुर्शिदाबाद नगर बसाते ही अपने मुर्शिदाबाद नगर को अपना राजधानी बना लिया। तो पहले मुगलों के समय में क्या राजधानी हुआ करता था बंगाल का? तब मुगलों के समय में बंगाल का राजधानी ढाका हुआ करता था, लेकिन अब 1722 के बाद कब होगा? तो मुर्शिद कुली खान ने ढाका से स्थानांतरित करके राजधानी कहाँ पहुँचा दिया? तो पहुँचा दिया हमारा मुर्शिदाबाद नगर। अब 1722 हो गया। अब 1727 ईस्वी में क्या हुआ? तब मुर्शिद कुली खान ने 1727 ईस्वी में क्या किया कि उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मुर्शिद कुली खान का निधन हो गया 1727 में। अब उनका उत्तराधिकारी उनका दामाद, जब उनका उत्तराधिकारी यानी कि दामाद हुआ, यानी कि मुर्शिद कुली खां का दामाद कौन था? तो सुजाउद्दीन बना। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया। बंगाल प्रांत में किया। यानी कि सबसे पहले क्या किया कि 1727 में मुर्शिद कुली खां का मृत्यु हो गया, तो मुर्शिद कुली खां का दामाद कौन था? सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन गद्दी पे बैठ गया और उत्तराधिकारी का लाया। तो उत्तराधिकारी कौन था? तब उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में कर दिया। अब बिहार का विलय बंगाल प्रांत में कर दिया। उसके बाद बिहार का उप सूबेदार तुम्हारा कौन हो गया? बिहार का सूबेदार तो जो ये हुआ सुजाउद्दीन हो गया, उसका दामाद मुर्शिद कुली खान का दामाद सुजाउद्दीन हो गया। उसके बाद उप सूबेदार अली, बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया। अब बिहार का सबसे पहले विलय बंगाल में कर दिया। अब बंगाल में विलय कर दिया, लेकिन बिहार का उप सूबेदार किसको बनाया? अली वर्दी खां को। अली वर्दी खां बिहार का उप सूबेदार अली वर्दी खान को बनाया। अब सुजाउद्दीन पर 1739 में निधन हो गया। तो 1707 ईस्वी में निधन होता है औरंगजेब का। 1727 ईस्वी में निधन होता है हमारा क्या नाम था? मुर्शिद कुली खां का। 1727 में मुर्शिद कुली खां का। अब 1739 में मुर्शिद कुली खां का दामाद का निधन हो गया, उसका नाम था सुजाउद्दीन का मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया। अब देखिए उन्होंने के बाद बंगाल का अगला नवाब उनका बेटा सरफराज खां बन गया। यानी कि किसका बेटा बन गया? तो सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां अगला उत्तराधिकारी बना, जो काफ़ी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का। सरफराज खान अयोग्य था, विलासी प्रकृति का था। और गिरिया का युद्ध को बोलते 1740 में। गिरिया का युद्ध 1740 में
सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में हुआ, सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच में हुआ, सरफराज खां और अलवर्दी खां के। अब थोड़ा सा हायरार्की को समझिए, यानी कि सबसे पहले हमारा 1700 ईस्वी में क्या हुआ कि 1700 में कौन था, 1700 में कौन था, क्या नाम था, 1700 में गवर्नर मुर्शिद कुली खां। 1700 में क्या हुआ, 1700 में सबसे पहले 1700 में क्या हुआ कि मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने क्या किया कि ये नियुक्त कर दिया बंगाल का सब कुछ। उसके बाद 1707 इसमें औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बंगाल को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया मुर्शिद कुली खां। फिर 1722 में क्या हुआ कि 1722 में क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद नगर को बसाया। उसके बाद मुर्शिदाबाद नगर बसाया और उसी को अपना राजधानी बना दिया। ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद ले आया मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी बना, क्योंकि 1727 में मृत्यु हो जाती है मुर्शिद कुली खां की, तो उसका शुजाउद्दीन 1727 में उसका उत्तराधिकारी यानी कि उस गद्दी पे बैठा शुजाउद्दीन की मृत्यु 1739 में हो जाती है। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा सरफराज खां बना। सरफराज खां बंगाल का सरफराज खां बना। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि बिहार का विलय कौन करवा देता है, अलीवर्दी खां ने बिहार का विलय बंगाल में करवा देता है। लेकिन बंगाल का उपसूबेदार अलीवर्दी खां को बना देता है, बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खां को बना देता है। और जैसे ही शुजाउद्दीन 1739 में उसकी मृत्यु होती है 1739 इसमें उसकी मृत्यु होती है। 1739 इसमें जैसे ही उसकी मृत्यु होती है 1739 में जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो क्या हुआ, 1739 में जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो अपने बेटा सरफराज खां को बना देता है। और सरफराज खां क्या हुआ कि सरफराज खां क्या हुआ कि सबसे पहला सरफराज खां के युद्ध हो जाता है किसके साथ, हमारा बिहार के उप सूबेदार अलीवर्दी खां के साथ। अलीवर्दी खां के साथ युद्ध हो जाता है अलीवर्दी खां के साथ। कब, 1740 में उसको गिरिया का युद्ध 1740 गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज खां के लड़ाई हो जाता है किसके साथ, अलीवर्दी खां के, बिहार के उप सूबेदार अलीवर्दी खां के साथ लड़ाई होता है गिरिया के युद्ध में हो जाता है। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। इसमें अलीवर्दी खां की जीत हुई। अब अलीवर्दी खां, जाहिर सी बात है अलीवर्दी खां की जीत सरफराज खां का, तो वहाँ से खेल खत्म हो गया। अब अलीवर्दी खां के बारे में पढ़ेंगे 1740 से 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 में, 1740 से 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देने से बंद कर दिया। अब मुगलों को कर देने से बंद कर दिया कौन, अलीवर्दी खां। जैसे ही सरफराज खान को हरा दिया 1740 में गिरिया के युद्ध में, 1740 में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज को हरा दिया। हराने के बाद अलीवर्दी खां ने 1740 से 1756 किसके बाद था ये टाइम ड्यूरेशन था किसका, तो हमारा 1740 से अलीवर्दी खां का। अब अलीवर्दी खां क्या होता है कि बंगाल के नवाब क्या नाम है, बंगाल का जो मुगलों को जो कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया तथा उस पर कि उस कर की राशि से बंगाल का विकास होने लगा। उस कर की राशि से बंगाल का विकास किया तथा जिस कारण बंगाल काफ़ी समृद्ध हुआ, हो गया। उसकी मतलब कि कर देना बंद कर दिया तो जो कर का पैसा बच गया उस पैसा से बंगाल का विकास होने लगा। अब विकास होने लगा तो काफ़ी समृद्ध हो गया। इसलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल का भारत का स्वर्ग कहा गया। बंगाल का भारत का स्वर्ग अलीवर्दी खां के काल में कहा गया। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खां ने मुगलों को यानी कि 1740 ईस्वी में जो हमारा गिरिया का युद्ध हुआ था सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच, तो अलीवर्दी खां ने जीत गया और सरफराज खां को हरा दिया। और उसके बाद ही अलीवर्दी खां ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। जब कर देना बंद कर दिया अलीवर्दी खां ने, तो अलीवर्दी खां को जो पैसा बचने लगा बंगाल में, तो वो पैसा को अलीवर्दी खां ने क्या कि यूज किया, बंगाल का विकास होने में लगाएगा। अब बंगाल का विकास होने में लगाने लगा
बंगाल का विकास होने में लगाने लगा, तो बंगाल धीरे धीरे समृद्ध होने लगा और धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है अलिवर्दी खां के समय शासनकाल को क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ग कहा जाता है। बंगाल का भारत का स्वर्ग अलिवर्दी खां के शासनकाल को कहा जाता है। यानी कि बंगाल भारत का स्वर्ग अलिवर्दी खां को कहा जाता है। बंगाल को भारत का स्वर्ग अलिवर्दी खां को कहा जाता है। यानी कि अलिवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल का भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता है, तो बंगाल के भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में, तो अलिवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाता है। अब अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों को तुलना मधुमक्खी से किया। अंग्रेजों ने अलिवर्दी खां ने क्या किया, अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कर दिया। अंग्रेजों की मधुमक्खी से तुलना कौन किया कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह वो आते हैं और चूस लेते हैं, कर लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं और पूरी तरह से पूरा उस एरिया को चूस लेते हैं। तो इसलिए इसी अलिवर्दी खां ने कहा था कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किसने किया था, तो अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से अलिवर्दी खां ने किया था। अलिवर्दी खां ने किया था और कहा कि अगर मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है। अलिवर्दी खां ने कहा था अंग्रेजों के बारे में कि यानी कि अलिवर्दी खां ने कहा था, क्या कहा था, तो अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है। अलिवर्दी खां ने कहा कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अगर उसे न छेड़ा जाए तो वह शहद देती है, अगर उसे छेड़ा जाए तो वो काट कर खा जाती है। यानी कि अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किया था। कहा था कि मधुमक्खी की तुलना किसने, अलिवर्दी खां ने कहा था कि मधुमक्खी को न छेड़ा जाए तो वो शहद देती है, अगर उसे छेड़ा जाए तो वो काट कर खा जाती है। अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों का चंद्रनगर का किलाबंदी करने से रोक लगा दिया था। यानी कि अलिवर्दी खां धीरे धीरे मतलब बंगाल को समृद्ध बना दिया। बंगाल को समृद्ध बन गया तो उसको बंगाल के भारत का स्वर्ग कहने जाने लगा सब अलिवर्दी खां के शासनकाल को। अब कहने लगा तो जाहिर सी बात है अलिवर्दी खां पावरफुल होने लगा धीरे धीरे। अब पावरफुल होने लगा तो उसने दो जगह कहा। क्या, तो सबसे पहले उसने अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना क्या किया, थोड़ा सा हिमाकत भरा अलिवर्दी खां का, थोड़ा सा घमंड भरा, थोड़ा सा ताकत भरा, थोड़ा सा पावर भरा, थोड़ा सा पैसा भरा। अब पैसा बढ़ते ही सबसे पहले और स्टेटमेंट देता है अलिवर्दी खां, बोलता है कि अलिवर्दी खां ने बोला कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अंग्रेज मधुमक्खी की तरह अगर उसे ना छेड़ा जाए तो वह शहद देती है। अगर अंग्रेज को ना छेड़ा जाए तो वह शहद देती है, अगर उसे छेड़ा जाए तो वो काट कर खा जाती है। अब इस किसने कहा था, अलिवर्दी खां ने कहा था। उसके बाद अलिवर्दी खां ने दो जगह पर अंग्रेजों को बैन कर दिया था। तो कौन कौन था, अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों को तुलना नहीं, वो तो हो गया। अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों को कलकत्ता का किलाबंदी और फ्रांसीसियों का चंद्रनगर का किलाबंदी, यानी कि चंद्रनगर में तब फ्रांसीसियों का था, तो फ्रांसीसियों के चंद्रनगर की किलाबंदी, कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी करने से रोक लगा दिया था अलिवर्दी खां ने। कलकत्ता और चंद्रनगर किलाबंदी से करने से रोक लगा दिया था कौन, अलिवर्दी खां ने रोक लगा दी। कलकत्ता और चंद्रनगर। अलिवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। यानी कि अलिवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया। अलिवर्दी खां के समय मराठों ने आक्रमण कर दिया अलिवर्दी खां के शासनकाल के समय। अब जिसमें मराठों की जीत हो गई, तत्पश्चात अलिवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। इसके बाद क्या हुआ कि मराठा सबसे पहले अलिवर्दी खां को देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मराठा उधर से आता है और अलिवर्दी खां पे आक्रमण कर देता है, और मराठा ने अलिवर्दी खां पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके मराठा ने जीत भी गया, तो अलिवर्दी खां हार गया और मराठा जीत गया। तो उसके बाद समझौता हुआ। जब उस पर समझौता हुआ तो समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया गया। जब समझौता हो गया अलिवर्दी खां और मराठों के बीच समझौता हो गया, क्योंकि अलिवर्दी खां हार गया और मराठा जीत गया, तो जाहिर सी बात है जब जीतता तो समझौता होगा। तो समझौता हुआ, उसमें समझौता होने के बाद क्या हुआ कि समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया गया। जो हमारा उड़ीसा का क्षेत्र था, समझौता हुआ और समझौता के तहत उड़ीसा को मराठों को दे दिया गया, तथा 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया गया। 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया गया, यानी कि उड़ीसा भी दे दिया गया और 6 लाख रुपए वार्षिक देना भी होगा। चलिए, अलिवर्दी खां का निधन 1756 में हो जाता है। अलिवर्दी खां ने किसको हराया था, सरफराज खां को हराया था। और सरफराज खां का पिता का नाम क्या था, सुजाउद्दीन था। और सुजाउद्दीन किसका दामाद था, तो सुजाउद्दीन दामाद था किसका, तो हमारा
हमारा मुर्शिद कुली खां का दामाद था। तो अब मुर्शिद कुली खां का मृत्यु कब होता है? 1727 में होता है। 1700 शुजाउद्दीन की मृत्यु कब होता है? 1739 में होता है। 1739 में होता है। उसके बाद शुजाउद्दीन आता है। शुजाउद्दीन को हराकर, शुजाउद्दीन को घिरिया के युद्ध में घिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के बेटा सरफराज खां को हराकर 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में होता है। अलीवर्दी खां जीत जाता है, सरफराज खां हार जाता है। उसको घिरिया का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद हमारा अलीवर्दी खां मृत्यु 1756 में हो जाता है और उसका उत्तराधिकारी उसका नाती शुजाउद्दौला हो जाता है। यानी अलीवर्दी खां का मृत्यु 1756 में हो जाता है। उसका नाती अलीवर्दी खां का नाती शुजाउद्दीन उत्तराधिकारी हो जाता है। यानी 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां का नाती अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी हो जाता है। अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला 1756 इसमें उत्तराधिकारी हो जाता है। अब देखिए, अब आ जाता है सिराजुद्दौला 1756 से 1740 से 1755 तक पढ़े हम लोग। क्या हम लोग पर वो हो गया। अब देखिए 1756 से 1757 तक, यानी कि 1 साल रहा सिराजुद्दौला का इतना नाम है, क्यों नाम है अब हम लोग पढ़ेंगे। 1757 पलासी के युद्ध जो बंगाल में है, पलासी, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग सिर्फ सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध। उसकी मौसी घसेटी बेगम यानी कि ढाका की बेगम थी। वही ढाका जो सबसे पहले हमारा बंगाल का हुआ करता था। मुगलों के समय बंगाल का राजधानी ढाका हुआ करता था। लेकिन क्या कि हमारा मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद नगर बसाया 1722 में और उसको अपनी राजधानी बना लिया था। वही तो ढाका की बेगम थी हमारा घसेटी बेगम। तो घसेटी बेगम ने विरोध कर दिया। कौन थी घसेटी बेगम? तो मौसी थी। सिराजुद्दौला का बंगाल के नवाब बनने का विरोध। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब क्यों बना? तो क्योंकि सिराजुद्दौला कौन था? नाती था। किसका? से अलीवर्दी खां का नाती का नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला के नाती हमारा कौन थी? तो सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बन गया। अब जैसे ही बनना है तो उसके बाद सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, ढाका की बेगम, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग, पूर्णिया का नवाब साकेत जंग ने किया। घसेटी बेगम यानी कि ढाका की बेगम उसकी मौसी थी, उसकी घसेटी बेगम, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग पूर्णिया का नवाब ने किया। अब अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। अंग्रेजों के समय सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों के नवाब कौन था? 1756 में तो बन गया सिराजुद्दौला। तो अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने किलाबंदी करना शुरू कर दिया सिराजुद्दौला के साथ कलकत्ता में। मतलब क्या करना बंद कर दिया? तो कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू कर दिया था अंग्रेज ने। तो जब उसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई, जब यह जानकारी की अंग्रेज क्या कर रहा है, कलकत्ता का किलाबंदी कर रहा है, तो सिराजुद्दौला क्या करता है कि सिराजुद्दौला को हुई तो इसकी जानकारी जैसे ही सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने क्या किया कि उसने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। अपनी सेना के साथ सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति रोजर ड्रेक मिनी चीन कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी कौन था? कलकत्ता का अंग्रेज प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति मिनी चीन। कलकत्ता का अंग्रेज अधिकारी का था रोजर ड्रेक मिनी चीन था। तो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ और ये लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गए। कौन छिप गया? अंग्रेज अधिकारी कौन था? रोजर बेकन और सेनापति मिनी चीन। ये दोनों सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला से डर कर भाग खड़ा हुआ और लोग फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। फुल्टा बंदरगाह का नाम था फुल्टा। अंग्रेज अधिकारी था रोजर ड्रेक और सेनापति मिनी चीन। बस इतना याद रखिएगा, रोजर ड्रेक और मिनी चीन भाग निकला और जाकर फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। अब आते हैं ब्लैक होल की घटना। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 में। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना नवाब सिराजुद्दौला
अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में, यानी कि नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे काल कुठरी के अंतर्गत 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। अब अगली सुबह अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे। उसी घटना का इतिहास ब्लैक होल की घटना कही जाती है, यानी कि यह जो ब्लैक होल की घटना नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता के अभियान पर 20 जून 1756 ईस्वी को जब वो गए थे तो ब्लैक होल का कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया। 145 प्लस 1 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज बचे थे। 146 में से मात्र 23 अंग्रेज बचे हुए थे और इस घटना के इतिहास ब्लैक होल की घटना कही जाती है। यही घटना बैटल ऑफ पलासी का तत्कालीन कारण है, यानी कि यही जो घटना था बैटल ऑफ पलासी का तत्कालिक कारण बन गया। यानी कि ब्लैक होल घटना में सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया और अगली सुबह खोला तो सिर्फ मात्र 23 अंग्रेज अधिकारी जीवित बचे। तो इसके यही तत्कालिक कारण था, ब्लैक होल ट्रेजेडी ही तत्कालिक कारण था बैटल ऑफ पलासी का तत्कालिक कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज ने किया। हॉलवेल यानी कि इस घटना का अंक जो था हॉलवेल नामक अधिकारी के जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय को लगा तो वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि दो थे, वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव। जब यानी कि जो ब्लैक होल की ट्रेजेडी की जो घटना का जो जानकारी है उसके मुख्यालय मद्रास में कंपनी के मद्रास स्थित मुख्यालय वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेज सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मनिकचंद के समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी कि मनिकचंद के साथ कलकत्ता के प्रभारी मनिकचंद वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव आए और बड़ी सेना को लेकर और कलकत्ता के प्रभारी मनिकचंद के समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब अलीनगर की संधि आज दिया। अलीनगर की संधि जब संधि 9 फरवरी 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था। यानी कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच में 9 फरवरी 1757 के बीच में एक हुआ था अलीनगर का जो संधि हुआ था। अलीनगर का संधि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज कंपनी के बीच होता है। इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दिया। यानी कि इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया। यानी कि इस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया। इस संधि के तहत अलीनगर के संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता की किलाबंदी करने का अधिकार दे दिया। अब साथ ही युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में मुगल बादशाह फारूक सियार के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। यानी कि फारूक सियार द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल कराने की घोषणा की। अब आ जाइए हम लोग जिसके लिए फेमस है बैटल ऑफ पलासी का युद्ध का मैदान वेस्ट बंगाल की भागीरथी नदी पर है। बैटल ऑफ पलासी जो है पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी पर है। पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी पर है। पलासी का युद्ध कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। भागीरथी नदी के तट पर कौन सा नदी? भागीरथी नदी के तट पर है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था, यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। यह बैटल ऑफ पलासी एक युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। क्योंकि यह युद्ध चंद घंटों में ही समाप्त हो गया। बैटल ऑफ पलासी जो है यानी कि बैटल ऑफ पलासी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन सा नदी पर है? तो हमारा ये पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी पर है। और यह जो बैटल ऑफ पलासी का युद्ध जो ये युद्ध नहीं था बल्कि यह एक षड्यंत्र था। क्योंकि यह युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था, क्योंकि यह बस मात्र कुछ घंटों तक ही समाप्त हो गया। जो कुछ घंटों में ही समाप्त हो गया। यह युद्ध 23 जून 1757 को
यह युद्ध 23 जून 1757, यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी के बीच में हुआ था। 23 जून 1757 बैटल ऑफ पलासी का डेट पूछे, छोटा डेट पूछे तो 23 जून, अब बड़ा डेट पूछे तो 1757, यानी कि 23 जून 1757 को हुआ था। और यह कुछ घंटों तक ही चला था। यह एक षड्यंत्र था और यह एक वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे था। और यह किसके बीच में होता, बैटल ऑफ पलासी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी के तरह से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से इस युद्ध में अंग्रेजी यानी कि बैटल ऑफ पलासी के युद्ध में अंग्रेजी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस यानी कि बैटल ऑफ पलासी में अंग्रेजी की जीत हुई, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर धोखा दे दिया। मीर जाफर नामे है जाफर तो नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ पलासी के जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर कौन था, सेनापति था किसका, तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। सिराजुद्दौला को उसका अगर किसी भी युद्ध में उसका सेनापति धोखा दे तो जाहिर बात उसका युद्ध तो हारना ही है। तो इस वजह से यानी कि सेनापति मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का धोखा दे दिया। और धोखा दे दिया, जाहिर सी बात सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। कौन दिया, तो हमारा सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर साथ दिया और अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। और ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी कि हमारा कौन था, तो ये तो हो गया कि जब मैदान में गया लड़ने तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर वो अंग्रेज से मिल गया। और जब अंग्रेज से मिल गया तो सिराजुद्दौला हार गया। लेकिन फिर भी उसके साथ दो ऐसे थे जो कि उसके मरते दम तक मरना पसंद किए लेकिन हार मानना पसंद नहीं किए। तो वो उसका नाम था मोहनलाल और मीर मदान। मीर मदान मैदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना टुकड़ी सिराजुद्दौला के साथ लड़ते हुए सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। मोहनलाल मीर मदान दोनों की छोटी टुकड़ी थी। एक छोटी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। अब पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद, यानी कि पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होने के बाद वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था। यानी कि जब पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हो गया तो क्यों हार हुआ, तो कि उसका सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया और जाकर अंग्रेजों से मिल गया तो उसकी हार हो गई। और हार हो गई तो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जब हार गया तब वो अपना हार होने के बाद अपनी राजधानी वापस लौट रहा था। तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर यानी कि मीर जाफर का पुत्र मीरन कौन था, तो उसका सेनापति का बेटा का नाम था सेनापति का बेटा का नाम सेनापति मीर जाफर के बेटा मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। अब वापस लौटते हैं, यानी कि वापस लौटे तो तभी अब सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बन गया। यानी कि जब हार गया वापस लौट रहा था अपने कैपिटल राजधानी, तो उस समय क्या हुआ कि इशारे पर किसका, मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। उसके बाद सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर बन गया। जाहिर सी बात है उसका सेनापति धोखा दिया था क्योंकि वो अपना नवाब बनना था। और सिराजुद्दौला मारा गया तो उसका सेनापति मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर बन गया। अब मीर जाफर 1757 से 1760 में 1757 से 60 1757 से 1760 मिर्ज़ जाफर रहता है। और मिर्ज़ जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था। यानी कि जो अंग्रेज कहते थे वह काम करता था। मिर्ज़ जाफर विश्वास से तंग आ गया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पे काम किया करता था, जिस कारण उन्हें क्लाइव का गधा
गीदड़ कहा गया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा और गीदड़, रॉबर्ट क्लाइव का गधा और गीदड़, रॉबर्ट क्लाइव का गधा और गीदड़ किसको कहा गया? तो मीर जाफ़र को कहा गया। मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक करता है, और मीर जाफ़र जो अंग्रेज कहता था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव कहता था, वही मीर जाफ़र करता था। इसीलिए मीर जाफ़र को क्या कहा गया? मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव का गधा और रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया। गधा और गीदड़ कहा गया रॉबर्ट मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र ने 1,77,00,000 रुपये अंग्रेजों को उपहार स्वरूप दिया। 1,77,00,000 रुपये, यानी कि मीर जाफ़र क्या दिया? 1,77,00,000 रुपये उपहार स्वरूप दे दिया तथा 24 परगना नामक जिले भी अंग्रेज को प्रदान किए। 24 परगना नामक जिला भी 1,77,00,000 और 24 परगना, 1,77,00,000 और 24 परगना नमक जिला भी अंग्रेज को प्रदान कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फिर डे 7 पढ़ेंगे अगला दिन। थैंक यू।